साथियों, मैं तनु शुक्ला आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ व्याकरण के नए विषय को लेकर के। आज का हमारा विषय है संधि और हम इसके अंतर्गत संधि की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जानेंगे। पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि संधि कहते किसे हैं। संधि है क्या? दो निकटवर्ती या समीपवर्ती, दोनों ही चीजें एक ही हैं, निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमारा यह शब्द है विद्या धन आलय। अब यहां पर आ और ये आ मिलकर आ ही होगा। ये संधि के नियम है, आगे हम बताएंगे। निकटवर्ती वर्ण यहां से उठाए, ये नहीं कि हम वी उठाए, द उठा दिए, ल उठा दिए, नहीं। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, नया शब्द बन गया, वही नहीं रह गया। विद्या धन आलय, विकार एक उत्पन्न हुआ, नया शब्द बन गया, विद्यालय हो गया। ठीक है, ये हमारा विकार कहलाया। इसी को संधि यानी मेल जोड़, है ना। पहले राजा महाराजा संधि करते थे, मेल कर लेते थे, वही है, मिला लिया, आपस में मिला लिया और एक नया शब्द बन गया विद्यालय। है वही चीज, बस इसका मेल हो गया, इसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संधि के प्रकार कितने हैं। संधि के मुख्य तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग। और हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो स्वर संधि पर आधारित है। तो स्वर संधि के भेदों के बारे में भी हम जानेंगे। संधि के तीन भेद कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 स्वर संधियां हैं, 5 स्वर संधियां हैं। जब हम संधि के बारे में बात करते हैं तो एक और दुविधा को स्पष्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग संधि और समास को एक जैसा बताते हैं कि संधि और समास एक है, परंतु यदि आप परिभाषा को गौर से पढ़ें, क्या कह रही है संधि की परिभाषा? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर, वर्णों की बात हो रही है। तो संधि हमारी वर्णों के मेल से होती है और समास हमारा शब्दों के मेल से बनता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वह लंबोदर। यहाँ पर लंबा और उदर दो शब्द हैं, दोनों के मेल से उत्पन्न हुआ तो वह समास हो गया। लेकिन यहाँ वर्ण है, छोटे छोटे अक्षर, उससे जो विकार हुआ वह संधि है। और हमारे संधि कितने प्रकार की होती है? 3 मुख्य भेद: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब हम आज इन्हीं 5 भेदों पर चर्चा करेंगे। तो संधि का पहला, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ।
दीर्घ संधि। पहले हम स्वर संधि के समस्त भेदों को गहराई से समझ लें, स्पष्ट कर लें। उसके बाद मैं आपको संधि पहचानने का सरलतम तरीका भी बताऊंगी, परंतु पहले हम संधियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर लें, क्योंकि स्वर संधि छोटी से लेकर बड़ी समस्त परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो दीर्घ संधि के बारे में हम जानते हैं। इसका संस्कृत में सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। इसकी यही छोटी सी परिभाषा है, यदि आप याद कर सके तो अच्छा हो। अकः सवर्णे दीर्घः, यही इसका एक सूत्र है। अक के सवर्ण, अक का जब सवर्ण उसके सामने आएगा तो दीर्घ हो जाएगा, यही यह संधि हमें बताती है। अब क्या है? माहेश्वर सूत्र कक्षा 6 में ही पढ़ाया गया था हम लोगों को, नहीं याद होगा तो मैं बता दूं। अब उसी माहेश्वर सूत्र से उत्पन्न प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत, अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री तथा री। ठीक है। अब प्रत्याहार के अंतर्गत कह रहा है अक के सवर्ण, सवर्ण यानी सजातीय, सजातीय या समान वर्ण, या समान वर्ण जब इनके सामने आएंगे तो क्या हो जाएगा? उसका दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे विद्या, धन, आलय। परम, धन, आनंद। अब देखिए, अ के सजातीय या समान वर्ण, यानी अ का सजातीय वर्ण क्या होगा? या तो अ होगा या तो आ होगा। तो चाहे अ आए, जैसे परम में अ आया है और अ के सामने आ गया, या आ के सामने आ गया, या अ के सामने आ के आगे अ के आगे या आ के आगे किसी भी परिस्थिति में उसका दीर्घ होगा। विद्यालय, परमानंद। ठीक है, ये तो हो गई अ की बात। फिर है सती, धन, ईश। बड़ा ई है, फिर ई है। ई का सजातीय वर्ण क्या हो जाएगा? हर स्थिति में बड़ा ई, सतीश। या हम कहें गिरी, धन, इंद्र। आप देखिए, इसमें तो छोटा ही है और ये भी छोटा ही है, दोनों सजातीय हैं, सामने आ गए हैं, तो इनका भी क्या होगा? दीर्घ। गिरीन्द्र। यह हमारी हो गई दीर्घ संधि। इसी प्रकार से उ हो, और उ के सामने चाहे बड़ा उ हो चाहे छोटा उ हो, या बड़े उ के सामने बड़ा उ हो या छोटा उ हो, किसी भी परिस्थिति में बड़ा उ हो जाएगा। इसी तरह से री का भी है, लेकिन री अपवाद स्वरूप में होता है। जैसे हम जानते हैं कि कई शब्द आते हैं बनने के लिए, परंतु हिंदी भाषा में बहुत सारे अपवाद भी आए हैं संधि में। जैसे हमने कहा मातृ, धन, ऋण। संस्कृत होता तो दो मात्राएं री की लग जाती, लेकिन हिंदी में मातृण भी हो जाता है। ठीक है।
दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। इसका सूत्र है आद गुणः। संस्कृत में सूत्र मैं बता दे रही हूं, अक्सर परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तब बताने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आद गुणः क्या कह रहा है कि जब अ या आ के सामने या आगे ई या ई आए, यानी अ हो या आ हो, इनका ई या ई से मेल होगा तो प्रत्येक परिस्थिति में ए हो जाएगा, ए की मात्रा लगेगी। ठीक। और जैसे महाधन इंद्र, क्या हो गया, यहां हमारा आ है और यहां हमारा ई है, दोनों का जोड़ होगा हमारा ए, तो क्या हो गया, महेंद्र। ठीक। फिर इसी को फिर लेते हैं हम, यही दो वर्ड, अ या आ के बाद उ या उ आएगा, तब प्रत्येक परिस्थिति में हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है। जैसे अ या आ धन उ या उ बराबर हमारा क्या होगा, ओ। जैसे चंद्र धन उदय, तो हमारा क्या है यहाँ पे, चंद्र, अ है ना हमारा निकला, और यहाँ उ, तो क्या हो गया हमारा, ओ की मात्रा, चंद्रोदय। गुण संधि को हम एक और तरीके से सीख सकते हैं। जब किसी शब्द के केंद्र में यानी बीचों बीच में ए या ओ हो और किसी शब्द के अंत में री हो, तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ गुण है। क्या कर रहे हैं, किसी शब्द के बीचों बीच में, ये परिभाषा नहीं है, मैं ट्रिक बता रही हूँ, तरीका, सरलतम तरीका, के बीच में पहचानेंगे कैसे, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अंत में री आए, तब वहां क्या हो जाएगा, गुण संधि। जैसे गणेश, महेश, उमेश, अब यहाँ क्या है, बीच में ग और श के बीच में क्या है, बीचों बीच में क्या है, केंद्र में क्या है, ए की मात्रा। ठीक। महेश, हे बीच में देखिए ए की मात्रा है, उमेश बीच में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हमारी। महाधन ईश, है ना, आ और ई तो बता रहा है कि ए हो जाता है, हमें परिभाषा ही पता है, एक सरलतम तरीका है। यदि आ गया कि इसमें कौन सी संधि है तो आप तुरंत बता लेंगे सेंटर देख के कि यह हमारा गुण संधि का शब्द है। ठीक है। इसी तरह जैसे चंद्रोदय, अब हमारा बीच में ओ आ रहा है। ठीक। सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, सब में र, लास्ट में री आ रहा है ना, ये सब क्या हो गए हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं, सारे गुण संधि के उदाहरण हैं। और भी सरलतम तरीका
हम जान सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी वृद्धि संधि। सरलतम से सरलतम तरीका संधि पहचानने का, लेकिन अगर हम परिभाषा ही नहीं जानेंगे, उसके लक्षण ही नहीं जानते रहेंगे, विच्छेद ही नहीं कर पाएंगे। संधि पहचान लेंगे, संधि विच्छेद करना होगा तो हमें पता ही नहीं होगा। इसलिए संधि विच्छेद के लिए तो परिभाषा जाननी जरूरी है। तीसरी संधि है स्वर की हमारी वृद्धि संधि। यह सब संधियां स्वर संधि के उदाहरण है, क्योंकि इसमें स्वर वर्णों का मेल हो रहा है, अभी व्यंजन और विसर्ग की बात नहीं आई है। वृद्धि, वृद्धि की परिभाषा है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि जब अ या आ ठीक के बाद ए या आए आएगा तो क्या हो जाएगा? आए। गुण की वृद्धि हो गई, बढ़ोतरी हो गई, है ना। और अ या आ के बाद ओ या औ को जब हम जोड़ेंगे, मेल करेंगे, तो भी औ होगा। प्रत्येक परिस्थिति में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। गुण से ये बड़ा है, बड़ा हो गया। गुण में क्या पहचान थी? एक मात्रा आने पर ए आए ओ आए तो गुण हो गया, लेकिन इसमें क्या है? आए आए, ए आए चाहे आए हो जाएगा, और ओ आए चाहे आए हो जाएगा। और गुण में ई उ जुड़ रहा था, और इसमें ए आए और ओ जुड़ रहा है, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी, रुकिए, इसका उदाहरण भी हम लोग पढ़ लेते हैं का। वृद्धि, एक धन एक, अ धन ए। ठीक है, ये हो गया आय, एक का एक। गुण संधि में एक अपवाद होता है कि हर जगह गुण के नियम नहीं लग पाते। जैसे सुख धन रित होगा तो वहां पर सुखार्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वृद्धि में भी अपवाद है। वृद्धि में अपवाद क्या है? यदि अ के बाद या आ के बाद ओ या ओष्ठ शब्द आता है, ओष्ठ शब्द, तब वहां पर ओ या औ हो जाएगा, तो वहां पर ओ या औ हो जाएगा। जैसे अधर धन ओष्ठ। परिभाषा क्या कह रही है कि अ और अ के बाद या आ के बाद ओ आया तो अ हो जाएगा, लेकिन ये अपवाद है, यहाँ ओ नहीं होगा, और नहीं होगा, ओ ही होगा। अधरोष्ठ, कहीं कहीं अधरोष्ठ भी होता, वो भी मान लिया जाएगा, लेकिन अपवाद स्वरूप अधरोष्ठ भी होता है। बिंब धन ओष्ठ, यहाँ क्या होगा? यहाँ अ है और यहाँ ओष्ठ आ रहा है, तो अपवाद स्वरूप हमारा क्या हो जाएगा? औ नहीं होगा, बिंबोष्ठ नहीं होगा, क्या होगा? बिंबोष्ठ। क्या हो जाएगा? बिंबोष्ठ। या ध्यान रखने वाली चीजें है, इसे अधिकतर नहीं बताया जाता, हम बता दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। ये अपवाद है, कुछ शब्द अपवाद स्वरूप होते हैं। अब इसके बाद हमारी नई संधि है यान।
चौथी संधि का नाम है यण। इसका सूत्र है इको यणचि। इको यणचि। इक का यण हो जाता है कब? जब इक, ये भी प्रत्याहार है और यह भी प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार भी है और यण प्रत्याहार भी है। क्या कह रहा है? ई उ ऊ री, इन स्वरों के भिन्न कोई भी स्वर आता है, इन स्वरों के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसका यण हो जाएगा। यण, यण में क्या क्या आता है? य, व, र। ठीक, य व र। ला भी होता है, इसमें भी री भी हो सकता है। ठीक है, य व र ल। इक का यण हो जाता है। कब हो जाता है? जब ई उ री री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्रमशः, क्रमशः क्यों? ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा। यह हो जाता है। यही हमारी यण संधि की परिभाषा है। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, नि धन ऊन आया, ई धन ऊ बराबर, यहां भी आ न्यून। ठीक, न्यून आधा हो गया और उसके बाद प्रति धन एक, कोई भी भिन्न स्वर आए, ई के बाद ए आया, फिर यह हो गया। ठीक, प्रत्येक आधा हो गया ना, सु धन आगत, यहां ऊ है, आ है, वह बन गया स्वागत। ठीक है, अब हमारी पांचवी संधि आती है अयादि। ध्यान देने वाली बात है, दीर्घ संधि अपना अलग रूप लेके चली, हर चीज दीर्घ हो गया। ठीक, उसके बाद गुण और वृद्धि ने अ और आ के बाद आने वाली बातें की, लेकिन यण जैसे शुरू हुआ हमारे शब्द, हमारे वर्ण शुरू हो गया ई उ के, और फिर आता है मुख्य वर्ण क्या हमारा ए ऐ ओ औ। ठीक, उसको हम अयादि संधि में रखते हैं। मतलब हम अगर वर्णों को बांटे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, तो दीर्घ ने ये ले लिया अ ई उ। ठीक है, गुण ने आ ई यही 4 लिया, दीर्घ ने 6 लिया और सबका दीर्घ कर दिया, गुण ने 4 लिया आ ई। ठीक है, और फिर वृद्धि ने आ ई को छोड़ दिया, उ को छोड़ दिया और ले लिया ए ऐ ओ औ को। ठीक, आ के बाद ए ऐ आ ई के बाद ए ऐ ओ औ को ले लिया, और फिर यण ने क्या किया, इसने ई आ को छोड़ दिया, ई उ को ले लिया। अब हमारे आए ए ऐ और ओ औ की बारी आई। ए ऐ और ओ औ के बाद क्या होगा इसको हम समझ लेते हैं। वृद्धि संधि, अयादि संधि को अयादि संधि।
जब ये क्या कहती है, जब ए आई या ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आएगा, होगा तो क्या हो जाएगा, क्रमशः एक आई का क्या हो जाएगा, आई, ए का आई और आई का आई। इसी तरह ओ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो आओ, और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर होगा तो आओ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ने धन अन, क्या हो गया, यहाँ ए है, ये ए, ठीक, और भिन्न स्वर हो गया अ, तो क्या हो गया, अय। कैसे, नय न, नयन, ठीक। आए है, गए, धन, अक, बराबर क्या होगी, यहाँ आय है और यहाँ अ है, ठीक, तो क्या कहता है, आय हो जाएगा, आय है तो आय हो जाएगा, ए है तो आय हुआ और अय है तो आय हो जाएगा, गायक, ठीक। पो धन अन बराबर पवन, ओ और अन, आओ हुआ ना, क्या कह रहा है, ओ का औ हो जाएगा पवन, ठीक। और यदि औ है, पौ धन अक, अब यहाँ अ है और अ से भिन्न स्वर है अ, तो क्या हो जाएगा, आओ पावक। यह तो हो गई स्वर संधियों के अंतर्गत आने वाली संधियों की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण। अब हम इनको सरलतम रूप से समझने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे सरल रूप क्या है, दीर्घ, सब कुछ बड़ा हो जाएगा, अ आ इ ई उ ऊ, इन सब में बड़ी मात्रा लगेगी अगर समान वर्ण आए एक दूसरे की, इसमें से एक दूसरे से कोई भी आया, इसमें का कोई भी आया एक दूसरे के आगे, और इसमें से इसमें, प्रत्येक स्थिति में दीर्घ यानी बड़ा हो जाएगा। ये हो गया दीर्घ संधि समझने के लिए। दूसरा है गुण, गुण को समझना सबसे सरल है, इसमें हमेशा ए ओ या लास्ट में री हमने बताया था, यही तीन चीजें रहेंगी, ठीक है। महेश, त्रिनेत्र, गणेश, दिनेश, ठीक है, गंगोदय, महेश, दिनेश। पिछले उसमें उदाहरण हमने दे ही दिया था, पिछली बताते समय अलग से हमें देने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं। सप्तर्षि आदि, ये सब पहचानना आसान है, जानेंगे कि ये गुण है। इसके बाद आती है हमारी वृद्धि। देखिए गुण में एक मात्रा रहेगी और वही मात्रा जब दो होगी तब क्या हो जाएगी, वृद्धि, दो हो जाएगी तो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये सरलतम तरीका है पहचानने का। चौथा यण है, यण में क्या होगा, जब आधा अक्षर पहले, ठीक पहले
य व इन सब के ठीक पहले आधा अक्षर होगा, तब वहां पे यण हो जाएगा। या व र के पहले आधा शब्द हो तो हम पहचान लेंगे कि यहाँ पर यण है। जैसे प्रत्यागत, क्रिया के ठीक पहले आधा शब्द है, आधा अक्षर है, हो गया हमारा यण, पहचान लिया। स्वागत, व के पहले आधा अक्षर है ना, तो ये हमारा यण का लक्षण है। फिर हमारा अयादि, अयादि तो सबसे सरल है। इसमें ए, ऐ, ओ, औ इन सब की मात्राएं नहीं रहती, इन सब की मात्राएं नहीं रहती। अयादि में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती। अधिकतम यह 3 शब्दों का होता है, 3 अक्षरों से मिलकर बना शब्द होता है। जैसे पवन, गायक, नाविक, ठीक है। इन सब में ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं है, अधिकतम 3 शब्दों से बना है। ऐ, औ ये सब बीच में जरूर उच्चारित करते समय आता रहता है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारी अयादि संधि है। तो ये तो हमारा सरलतम तरीका है। अब परिभाषा और उदाहरण हम समझ चुके हैं। अगले भाग में हम मिलेंगे व्यंजन और विसर्ग संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।